हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर अभी लिटरेरी टर्म्स और फिगर ऑफ स्पीच की एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है। इसमें हम डेली टॉप 50 एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। आज इस सीरीज का पार्ट 7 है, जिसमें हम आज भी इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो रिलेटेड हैं लिटरेरी टर्म्स से। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आई होप प्रीवियस वीडियोस को आपने देख ही लिया होगा, और अभी तक किसी ने नहीं देखा है तो चैनल पर प्लेलिस्ट अवेलेबल है। आप पूरी प्लेलिस्ट को ओपन करके सारे पार्ट्स इसके देख सकते हैं। डेली हम 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं इसके। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस बाय विच एन अनहेल्दी इमोशन क्रिएटेड बाय an imbalance of feelings is corrected and emotional health is restored is called। देखिए, बेसिकली क्या होता है, जैसे अभी यूपीटी जीडी पीजीटी के लिए भी जैसे हम देखते हैं फिगर ऑफ स्पीच में, लास्ट ईयर के एग्जाम क्वेश्चन पेपर में भी देखा गया था कि उसमें जो टर्म्स होती है उसके एग्जाम्पल्स देने की बजाय टर्म्स की डेफिनेशंस पूछ ली जाती है, डेफिनेशन दे दी जाती है और पूछा जाता है कि ये कौन सी टर्म है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है, डिटेल में डिस्क्रिप्शन दे दिया गया है और पूछा जा रहा है कौन सी टर्म है। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच एन अनहेल्दी इमोशन created by an imbalance of feelings is corrected and emotional health is restored is called। इसको क्या कहेंगे? इसको आर्केटाइप बोलते हैं, कियास्मस कहा जाता है, कथारसिस कहा जाता है, या हमसिया कहा जाता है? यस, सोचिए, आंसर कीजिए। देखिए, इसे ही कथारसिस कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, कथारसिस। जैसे कि आप जानते ही हैं, कथारसिस यूजुअली जो रिलेटेड है वो ट्रेजेडीज से है। ठीक है, कथारसिस क्या होता है? द पर्गेशन ऑफ इमोशंस ऑफ पिटी एंड फियर अराउज्ड बाय द एक्शंस ऑफ द ट्रेजिक हीरो। ठीक है, तो इसी चीज को हम कथारसिस बोलते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, a sentence which begins with the central idea and expands on that idea with detail is called। एक ऐसा सेंटेंस है जिसकी शुरुआत एक सेंट्रल आइडिया से होती है, मतलब ओवरऑल जो आइडिया है उससे शुरुआत हो रही है और उसको फिर एक्सपेंड किया जा रहा है उस आइडिया को डिटेल में। उसको क्या कहा जाएगा? कैरेक्टराइजेशन, कम्युलेटिव, डायडेक्टिक या सिमिली? तो इस चीज को जब हम देखते हैं सेंट्रल आइडिया से शुरुआत हो रही है और फिर इसको एक्सपेंड किया जा रहा है, तो इस चीज को हम कम्युलेटिव कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, कम्युलेटिव। नेक्स्ट इज a character that is based on a single quality or idea is called। एक ऐसा कैरेक्टर जो सिंगल क्वालिटी या फिर एक ही आइडिया पर बेस्ड होता है, मतलब उसके कैरेक्टर में कोई भी हमें मिक्स्ड नेचर देखने को नहीं मिलता। जैसा हमें, मतलब जैसे कोई ड्रामा है, ड्रामा का कोई कैरेक्टर है, जैसा ऑडियंस को वो शुरुआत में दिखता है वो लास्ट तक उसी तरीके का है, मतलब उसके नेचर में कोई भी चेंज नहीं है, वो इक्वली एक ही सिंगल क्वालिटी को लेकर चल रहा है। तो इस तरीके के कैरेक्टर को क्या कहा जाता है? एंटागोनिस्ट, प्रोटेगोनिस्ट, फोइल या फिर फ्लैट कैरेक्टर? तो इस टाइप के कैरेक्टर को फ्लैट कैरेक्टर कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, जहां पर कोई भी चेंज नहीं होता, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है, स्टार्टिंग में ब्लैंक है, इज अ परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ बोर्डम, wearing and tiredness that often torments existential men। बताइए, ये पर्टिकुलर चीज क्या है जो एक परसिस्टेंट फीलिंग होती है बोर्डम की, मतलब बोर होने वाली, बोर्डम की, वियरिंग की, थकावट की या फिर टायर्डनेस की, दैट ऑफन टॉर्मेंट्स एग्जिस्टेंशियल मैन? ऑप्शन है मेटाफर। क्या मेटाफर होता है? ये डिफाइन किया गया है, बेसिकली इसकी ना एक एक्सप्लेनेशन दे दी गई है यहाँ पर। कौन सी टर्म है ये? इन्यूई है, पैराबल है या फिर रेफ्यूटेशन है? यस, देखिए, वियरीनेस या फिर टायर्डनेस की बात आए, बोर्डम की बात आए, तो आपको एक ही टर्म ध्यान रखनी है, ये है इन्यूई। ठीक है, इन्यूई को ध्यान रखना है। इन्यूई इज द परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ बोर्डम। ठीक है, लगातार फीलिंग है बोर्डम की, दैट इज इन्यूई। नेक्स्ट इज प्ले ऑन वर्ड्स। प्ले ऑन वर्ड्स आप समझती हैं, प्ले ऑन वर्ड्स क्या होता है ना? प्ले ऑन वर्ड्स विच आर सिमिलर इन साउंड बट हैव शार्पली डिफरेंट मीनिंग इज कॉल्ड।
साउंड में सिमिलर होते हैं और इनका मीनिंग जो होगा वो बिल्कुल ही अपोजिट होगा। तो प्ले ऑन वर्ड्स क्या होते हैं? एजोनेंस है, नॉबल है, पन है या फिर कॉन्सोनेंस है। तो यहां पर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी आप एलिमिनेट करोगे तब भी आंसर निकाल सकते हो। एजोनेंस क्या होता है? रेपिटेशंस ऑफ वाउल साउंड, और कॉन्सोनेंस होता है रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड किसी पर्टिकुलर लाइन में, और नॉबल आप समझते हो एक फिक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो है पन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। प्ले ऑन वर्ड्स इज पन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज व्हाट इज हमर्शिया? कई बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कई बार। हमर्शिया क्या होता है? ये भी ट्रेजेडी से रिलेटेड है। ट्रेजिक फ्लॉ इन अ कैरेक्टर, सिमिली, सटायर, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी आपको आप इजीली देख पा रहे हो कि क्या होगा राइट आंसर। ट्रेजिक फ्लॉ इन अ कैरेक्टर इज हमर्शिया। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A conventional character that recurs repeatedly in different literary genres is called. एक कन्वेंशनल कैरेक्टर है दैट रिकर्स रेपिटेडली इन डिफरेंट लिटरेरी जर्नल्स। ऑप्शन है प्रोटैगनिस्ट, फॉइल, राउंड कैरेक्टर या स्टॉक कैरेक्टर। यस, यहां पर जो राइट आंसर होगा वो है स्टॉक कैरेक्टर, ठीक है, क्योंकि वो डिफरेंट जॉनर में रिप्रेजेंट हो रहा है वो जो कैरेक्टर है, इसलिए उसको एंटाइटल किया गया है स्टॉक कैरेक्टर से। नेक्स्ट इज, स्टार्टिंग में ब्लैंक है, इज अ फ्रीक्वेंटली रिकरिंग आइडिया, कॉन्सेप्ट, इंसिडेंट और कैरेक्टर इन लिटरेचर। बार बार रिपीट होने वाला एक आइडिया है, कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है जो रिकर हो रहा है बार बार, ठीक है, इंसिडेंट है या फिर कोई कैरेक्टर है लिटरेचर में, उसको क्या कहा जाएगा? सेटिंग, मोटिव, स्टाइल या पैराबल? यस, इट इज कॉल्ड, आपको ध्यान रखना है, रिकरिंग आइडिया या रिकरिंग कैरेक्टर इज कॉल्ड मोटिव। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, अ fictitious narrative that tells in the story or events through letters is called. एक fictitious narrative है जो सुनाई जाती है इनटू स्टोरी के फॉर्म में या फिर इवेंट के फॉर्म में थ्रू लेटर्स, और लेटर्स के थ्रू, उसको क्या कहा जाएगा? एपिस्टोलरी नॉवल, हिस्टोरिकल नॉवल, रीजनल नॉवल या फिर नन ऑफ दीज? तो आप समझते हो जब भी लेटर की बात है, अब लेटर को कनेक्ट कर लेना है आपको एपिस्टल से, एपिस्टोलरी नॉवल, ठीक है, ऐसे नॉवल जो लेटर की फॉर्म में लिखे जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एपिस्टोलरी नॉवल। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज अ फिक्टिशियस नरेटिव that emphasizes the influence of social and economic condition on events and characters is called. ये भी फिक्टिशियस नैरेटिव होता है, मतलब रियल लाइफ पर बेस्ड नहीं होता है, इसमें कुछ ना कुछ इमेजिनरी चीजें जुड़ी हुई है, इसलिए इसको क्या कहा गया है? फिक्टिशियस नैरेटिव कहा गया है। दैट एम्फेसाइजेस द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल, जिसमें ये चीज एक्सप्लेन की जाती है या फिर इस चीज पर ज्यादा बल दिया जाता है कि समाज का क्या इन्फ्लुएंस है, इकोनॉमिक कंडीशंस का क्या इन्फ्लुएंस है ऑन इवेंट्स एंड कैरेक्टर, इवेंट्स पर और कैरेक्टर्स पर। तो ये कौन से प्रकार के नॉवल होते हैं? हिस्टोरिकल नॉवल है, एपिस्टोलरी नॉवल है, सोशियोलॉजिकल नॉवल है या फिर नन ऑफ दीज? यस, जहां पर सोशल इन्फ्लुएंस है ना, तो वो कैसा होगा? सोशल ड्रामा कहलाएगा, या फिर सोशल प्रॉब्लम्स को लेकर अगर कोई पर्टिकुलर वर्क है तो वो सोशियोलॉजिकल नॉवल या फिर सोशल नॉवल कहलाते हैं, ठीक है। ज्यादातर आपने गाल्सवर्दी को सुना होगा, उनके ज्यादातर वर्क जो है वो सोशल इश्यूज पर बेस्ड है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, अ शॉर्ट स्टोरी फॉर्म विच अ मॉरल कैन बी ड्रॉन इज कॉल्ड। यस, एक ऐसी शॉर्ट स्टोरी जिसमें कोई मोरल लेसन सिखाया जा रहा हो, कोई मोरल वैल्यू दी जा रही हो, तो उस टाइप की स्टोरीज को क्या कहते हैं? और वो शॉर्ट स्टोरी होती है। पैराबल है, रेड हेयरिंग है, प्रिसाइज है या फिर टायरेड है? तो आप समझते हो पैराबल ज्यादातर ये बिब्लिकल स्टोरी होती है, बाइबल से रिलेटेड जो शॉर्ट स्टोरीज होती हैं जिसमें कोई ना कोई मोरल लेसन सिखाया जा रहा है, ठीक है, और इनको कहते हैं पैराबल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, पैराबल। नेक्स्ट इज,
व्हाट डू वी कॉल टू अ लिटरेरी फॉर्म और टाइप? कोई लिटरेरी फॉर्म और टाइप को और क्या कहा जाता है? पेडेंट्री, यूफिमिज्म, ट्रेजेडी, जॉनर। यस, एक तो हम लिटरेरी फॉर्म कह देंगे या उसके कोई पर्टिकुलर नाम होगा तो नाम ले लेंगे, या फिर उसको और क्या कहा जाता है लिटरेरी फॉर्म या टाइप को? तो उसको कहा जाता है जॉनर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, जॉनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में ब्लैंक है, इज ट्राइंग टू एस्टैब्लिश दैट समथिंग इज ट्रू बिकॉज एवरीवन कंसीडर्स इट ट्रू। बताइए किसके बारे में बात की जा रही है कि ये एक ऐसी पर्टिकुलर टर्म है जो क्या कर रही है, इज ट्राइंग टू एस्टैब्लिश, ये एस्टैब्लिश करने की का प्रयास करती है दैट समथिंग इज ट्रू, कि कोई भी चीज तभी सत्य है, इसलिए सत्य है क्योंकि सभी उसको सत्य मान रहे हैं। तो इसको क्या कहेंगे? डायरेक्टिक है, इन्यूई है, बानवा है, या फिर मेटाफर है? यस, तो ये है बानवा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ राइटर अटैक्स हिज और हर ओपोनेंट्स पर्सनली इन स्पाइट ऑफ अटैकिंग देयर आर्ग्यूमेंट इज कॉल्ड। मतलब इसमें ना पर्टिकुलरली क्या है, जो भी टॉपिक चल रहा है, ठीक है, जो भी मुद्दा चल रहा है उस पे बात ना करके डायरेक्टली अटैक किया जा रहा है स्पीकर पे, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर टर्म को क्या कहा जाता है? एड होमोनिम, सूडोनिम, प्रोलॉग, या फिर एपिलॉग? सोचिए, आंसर कीजिए। When a writer attacks his or her opponent personally in spite of attacking their argument. Yes, करेक्ट आंसर हो जाएगा एड होमोनिम। ठीक है, ये ध्यान रखना है, एड होमोनिम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार इसका नाम देके डेफिनेशन पूछ ली जाती है, तो इसमें क्या है कि भाई जो भी आर्ग्यूमेंट चल रहा है, दो पर्सन्स हैं, उनके बीच में जिस बात पे आर्ग्यूमेंट चल रहा है उसको छोड़कर डायरेक्टली उस पर अटैक कर दिया जाता है ओपोनेंट पर। ठीक है, दैट इज एड होमोनिम। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, systematic representation of events in a dramatic and narrative work is called। किसी भी ड्रामेटिक या नैरेटिव वर्क की एक सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन को क्या कहा जाता है? स्टाइल, प्लॉट, सेटिंग, या नन ऑफ दीज? व्हाट शुड बी द राइट आंसर? यस, देखो सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन मतलब कोई भी स्टोरी है, जैसे कि आप जानते हो एरिस्टोटल ने कहा है कि कोई भी ड्रामा है तो उसकी जो सोल होती है वो क्या होती है? प्लॉट होता है। ठीक है, क्योंकि जो भी इवेंट्स होने वाले हैं उस ड्रामा में उनको सिस्टमेटिक वे में कैसे रिप्रेजेंट करना है, कब फ्लैशबैक दिखाना है, कब मेन आइडिया पे जाना है, ठीक है, किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करना है, कब क्लाइमैक्स आना है, तो वो सारी जो सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है प्लॉट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, प्लॉट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, next is if a character speaks his thoughts aloud by him or herself in a play we call it। कोई कैरेक्टर है जो अपने विचारों को जोर जोर से बोल रहा है ना, अब खुद से ही बात कर रहा है, वो अपने विचार, उसके दिमाग में जो भी थिंकिंग आ रही है उसको खुद से बातें कर रहा है एक तरीके से, तो उसको क्या कहा जाता है? एजोनेंस, एल्यूजन, सोलिलोक्वी, या फिर सिनेक्डोकी? तो आप जानते हो सोलिलोक्वी है ना, हेमलेट की काफी सारी सोलिलोक्वीज आपने करी होंगी। ठीक है, सोलिलोक्वी इसी कॉन्सेप्ट को हम सोलिलोक्वी बोलते हैं। सोलिलोक्वी क्या है? जब पर्सन अपने विचारों को जोर जोर से बोल रहा है या फिर खुद से कन्वे कर रहा है, खुद से बात कर रहा है वो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द चीफ कैरेक्टर इज इन अ नरेटिव और ड्रामेटिक वर्क इज कॉल्ड। किसी भी नरेटिव या ड्रामेटिक वर्क में जो मेन कैरेक्टर होता है, कह सकते हो जो हीरो होता है नॉवेल का, उसको क्या कहा जाता है? एल्यूजन, कियास्मस, एंटागोनिस्ट, या प्रोटेगोनिस्ट? तो ये दोनों तो आप कट ही कर सकते हो, या तो उसको एंटागोनिस्ट कहा जाता है या प्रोटेगोनिस्ट कहा जाता है। तो जो हीरो है, जो चीफ कैरेक्टर है, उसको कहा जाएगा प्रोटेगोनिस्ट, और जो विलेन है उस पर्टिकुलर ड्रामा में उसको एंटागोनिस्ट कहा जाता है। ये भी ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है N-A, फिर ब्लैंक है, इज अ वर्ड और अ फ्रेज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ सेंसरी एक्सपीरियंस एन ऑब्जेक्ट परसीव्ड बाय द सेंसेस। तो इसको क्या कहेंगे? इमेज है, सिमिली है, या फिर फिक्शन है, इन्यूई है?
व्हाट शुड बी द राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। जब हम सेंस से किसी चीज को फील कर रहे हो, ठीक है, तो उस सिचुएशन में कौन सी टर्म हो सकती है? इसको कहा जाता है इमेज। ठीक है, इमेजरी में हम अपनी बेसिकली जो 5 सेंसेस हैं उनका उपयोग कर रहे होते हैं। ठीक है, जो ऑडियंस है उसकी सेंसेस का उपयोग हो रहा है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा इमेज। एन इमेज इज अ वर्ड और फ्रेज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ सेंसरी एक्सपीरियंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है द लैंग्वेज which is used to represent qualities or ideas rather than people or things is called। एक ऐसी लैंग्वेज जो रिप्रेजेंट करती है आइडियाज को या क्वालिटीज को बजाय लोगों के या वस्तुओं के, उसको क्या कहा जाएगा? डेड मेटाफर और मेटालैंग या फिर मेटाफर, एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज। यस, पर्सन और थिंग को रिप्रेजेंट करने की बजाय लैंग्वेज क्या कर रही है? आइडियाज को, क्वालिटीज को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसको ही हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेपिटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड विद इन 2 और मोर देन 2 वर्ड्स इज इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी इज कॉल्ड। बेसिकली इस पर्टिकुलर फेज पर आपको फोकस करना है, रेपिटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड। यस, क्या कहते हैं उसे? रेपिटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड। जैसे कि हमने देखा रेपिटेशन ऑफ वावल साउंड, दैट इज कॉल्ड एजोनेंस, है ना। तो एजोनेंस तो नहीं होगा इसका राइट आंसर। रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इज कॉल्ड कॉन्सोनेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यहां पर भी कॉन्सोनेंस हो जाएगा। बट एलिट्रेशन और कॉन्सोनेंस में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि एलिट्रेशन में भी रेपिटेशन भाई उसी चीज का हो रहा है ना, और कॉन्सोनेंस में भी। नेक्स्ट है द आर्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड परस्यूएसिव डिस्कोर्स इज कॉल्ड। यस, इफेक्टिव कम्युनिकेशन की आर्ट को क्या कहा जाता है? एनालॉगी है, रिक्टोरिक है, एनार्कोनिज्म है, या फिर नन ऑफ दीज। तो जो कला है इफेक्टिव कम्युनिकेशन की या परसुएसिव डिस्कोर्स की, जो एक कला है, उसको क्या कहा जाता है? उसको रिक्टोरिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, रिक्टोरिक। नेक्स्ट इज when the reader or the audience is aware of the contradiction between the real meaning of the situation and the literal meaning of the writer's words is called। जब जो रीडर है और जो या फिर जो ऑडियंस है ना, प्ले देखने वाली जो ऑडियंस है, वो अवेयर होती है उस पर्टिकुलर कंट्राडिक्शन से, जो एक तो रियल मीनिंग होता है सिचुएशन का, और दूसरा जो लिटरल मीनिंग राइटर के शब्दों में हमें देखने को मिल रहा है, तो उस चीज को क्या कहेंगे? सेटिंग, स्टाइल, वर्बल आयरनी, या फिर सटायर। यस, जो मतलब राइटर के वर्ड से क्या मीनिंग निकल कर आ रहा है और रियल सिचुएशन का क्या मीनिंग है, तो इन दोनों के कंट्राडिक्शन को जब ऑडियंस अवेयर होती है इस कंट्राडिक्शन से, तो इस पर्टिकुलर चीज को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है वर्बल आयरनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज juxtaposing two contradictory things, terms or ideas like silence roaring called। जब क्या होता है, बिल्कुल मतलब दो अपोजिट वर्ड्स को एक साथ रख दिया जाता है, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है? जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल देके भी पूछा गया है। एग्जाम्पल है साइलेंसिंग रोअर। ठीक है, एक जगह साइलेंस और एक जगह रोअर। रोअर मतलब दहाड़ना, साइलेंस मतलब चुप होना, और दोनों वर्ड्स को बिल्कुल एक साथ आए हैं, है ना, अपोजिट टर्म्स। तो इसको क्या कहा जाता है? बैलेड है, ऑक्सीमोरोन है, पर्सोनिफिकेशन, रेपिटेशन। यस, इट इज नोन एज ऑक्सीमोरोन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज a representation of a serious action that results in a calamity is called। सीरियस एक्शन, ये है इसकी मेन टर्म। इस पर अगर आप फोकस रखोगे आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। सीरियस एक्शन के बारे में किस पर्टिकुलर उसमें बात होती है? या तो अगर पोएट्री है तो आप इलेजी ध्यान में रखोगे, और अगर ड्रामा प्ले है तो उसमें ट्रेजेडी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट इज, स्टार्टिंग में ब्लैंक है, इज द रेपिटेशन ऑफ द वर्ड ऑफ अ वर्ड, फ्रेज और अ क्लोज एट द बिगिनिंग ऑफ टू और मोर सेंटेंस। देखिए यहां पर क्या होता है ना, यहाँ पे ना तो कॉन्सोनेंट साउंड का रेपिटेशन है, ना उस वाउल साउंड का रेपिटेशन है, ना ही किसी पर्टिकुलर लेटर का रेपिटेशन है। यहाँ पर पूरे के पूरे वर्ड का या पूरी फ्रेज का रेपिटेशन हो रहा होता है लाइन्स में। ठीक है, पोइट्री में किसी एक पर्टिकुलर एक निश्चित वर्ड का या तो रेपिटेशन होगा, या पूरी फ्रेज का भी हो सकता है, पूरी क्लोज का भी रेपिटेशन हो सकता है बिगिनिंग में। मतलब शुरुआत के 2 या 3 सेंटेंसेस में इसका रेपिटेशन हो रहा होता है, तो इसको क्या कहा जाता है? सिमिली, लाइटोटीज, मेटाफर या फिर एनाफोरा। यस, इट इज नोन एज एनाफोरा, ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, एनाफोरा। तो ये देखो 4 टर्म है जो आपको ध्यान रखनी है, एलिट्रेशन हो गया, एजोनेंस हो गया, कॉन्सोनेंस हो गया और एनाफोरा। ओके, नेक्स्ट है, what do we call to an overwhelming insolence or pride that results in the misfortune of hero of a tragedy? Yes, ट्रेजेडी में जो प्रोटेगोनिस्ट होता है उसके साथ जो दुर्भाग्यवश चीजें होती है ना, मतलब हीरो हालांकि वो सही होता है, बाकी इंटेंशन सही है उसके, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक कोई रॉन्ग डिसीजन ले लेगा, कोई उसका एरर ऑफ जजमेंट हो जाएगा, उसके तहत जो चीजें होती हैं, इस चीज को हम क्या कहते हैं? ह्यूब्रिस, हाइब्रिस, एपिटेथ या फिर ए एंड बी बोथ। तो यहाँ पे ह्यूब्रिस और हाइब्रिस इसको कहा जाता है। ठीक है, ए एंड बी बोथ हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, अ रोल और कैरेक्टर दैट इज अडॉप्टेड बाय एन ऑथर और एन एक्टर इज कॉल्ड। एक कोई रोल है या कैरेक्टर है जो अडॉप्ट कर लिया गया है किसी ऑथर के द्वारा या फिर किसी एक्टर के द्वारा, इसको क्या कहा जाएगा? मेटाफर, प्रोटैगनिस्ट, एंटागोनिस्ट या पर्सोना? यस, इसको कहा जाता है पर्सोना, मतलब किसी की पर्सनैलिटी को अडॉप्ट कर लिया गया है ऑथर के द्वारा या एक्टर के द्वारा, दैट इज पर्सोना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, स्टार्टिंग में ब्लैंक है, वेट अ मिनट, यस, क्वेश्चन नंबर 28, स्टार्टिंग में ब्लैंक है, इज अ टर्म विच इज यूज्ड टू कैरेक्टराइज अ थिंग, पर्सन और आइडिया। कोई ऐसी टर्म है जो कैरेक्टराइज करती है एक थिंग को, एक पर्सन को, एक आइडिया को। देखो ये डेफिनेशन वैसे आपको एडजेक्टिव की डेफिनेशन भी लग रही होगी, क्योंकि उसमें भी थिंग, आइडिया को ही जो कैरेक्टराइज करता है या फिर स्पेशलिटी बताता है, दैट इज एडजेक्टिव। अब यहाँ पे क्या होगा? बैलेंस, फार्स, एपिथेट या फिर नन ऑफ दीज। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? किसी पर्सन को कैरेक्टराइज कर रहा है, थिंग को या आइडिया को, तो इसको कहते हैं एपिथेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, एपिथेट। नेक्स्ट इज, व्हाट इज एनेक्डोट? एनेक्डोटल रिकॉर्ड के बारे में आपने सुना होगा। एनेक्डोट्स क्या होते हैं? व्हाट इज एनेक्डोट? अ शॉर्ट प्ले, अ पोम ऑफ 10 लाइन्स, अ लिटरेरी एज या फिर अ ब्रीफ रिकाउंटिंग ऑफ अ सिंगल रेलिवेंट एपिसोड। यस, राइट आंसर है अ ब्रीफ रिकाउंटिंग ऑफ अ सिंगल रेलिवेंट एपिसोड। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय डाइडेक्टिक? डाइडेक्टिक का मतलब क्या होता है? जॉनर होता है ये, या फिर अ टर्म दैट वी यूज टू डिस्क्राइब अ फिक्शन और नॉन फिक्शन दैट टीचेस अ मोरल लेसन, ड्रामेटिक आयरनी या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे देखो डाइडेक्टिक की ना कंप्लीट डेफिनेशन दे दी गई है, इसको आप लर्न कर सकते हो एज इट इज। डाइडेक्टिक क्या होता है कि कोई एक ऐसी टर्म है डाइडेक्टिक जिसको हम यूज करते हैं, वी यूज टू डिस्क्राइब अ फिक्शन या फिर कोई नॉन फिक्शन वर्क को या फिक्शन वर्क को डिस्क्राइब करने के लिए उपयोग किया जाता है, जो फिक्शन वर्क हमें कोई मोरल लेसन सिखा रहा हो। ठीक है, तो इसको कहेंगे डाइडेक्टिक। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, द रेपिटेशन ऑफ अ वाउल साउंड्स within 2 or more than 2 words is close proximity is called। यहां पर वाउल साउंड की रेपिटेशन है। ठीक है, तो वाउल साउंड की रेपिटेशन को क्या कहते हैं? एजोनेंस। ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, एजोनेंस। नेक्स्ट इज, स्टार्टिंग में ब्लैंक है, इज द रेपिटेशन ऑफ अ वर्ड और अ फ्रेज यूज 2 or more times in close proximity। यस, यहां पे रेपिटेशन किसका है? या तो वर्ड का या
पूरी फ्रेज का, तो देखो इसको एनाफोरा भी बोलते हैं। अब अगर एनाफोरा नहीं आता है तो अब जैसे यहाँ पे ऑप्शंस हैं, रेपिटेशन है, एजोनेंस है, कॉन्सोनेंस है, मिक्स्ड मेटाफर है, तो यहाँ पर देखो एनाफोरा नहीं दिया है ना। तो इस सिचुएशन में आपको डायरेक्टली इसका आंसर रेपिटेशन लगा देना है, क्योंकि इसमें वर्ड क्लोज या फिर हम कहें पूरी की पूरी फ्रेज या क्लोज का रेपिटेशन हो रहा है, तो इसको हम रेपिटेशन भी बोलेंगे या एनाफोरा भी बोल सकते हो। नेक्स्ट इज what do we call to a seemingly contradictory statement that is actually true? Yes, contradictory statement है लेकिन वास्तव में वो सही होती है, सत्य होती है। उस चीज को क्या कहा जाएगा? कैनिंग, एलिट्रेशन, ऑक्सीमोरन, पैराडॉक्स। Yes, what should be the right answer? इसको कहते हैं पैराडॉक्स। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ऑल द पार्ट्स of a fiction or non-fiction work are related to the central idea, it is called। यदि कोई फिक्शन है या फिर कोई नॉन फिक्शन वर्क है, दोनों में ही दोनों के जो भाग हैं, जो सारे पार्ट्स हैं, वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और रिलेट कर पा रहे हैं, जो भी उस पर्टिकुलर फिक्शन या नॉन फिक्शन का आइडिया है, सेंट्रल आइडिया है, उससे रिलेट कर रहे हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? It is called simile, unity, alliteration, synecdoche। तो आप समझ ही गए होगे, इसको कहते हैं यूनिटी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एज एलिमेंट्स इन अ सेंटेंस टू शो देयर रिलेशनशिप इज कॉल्ड। यस, वर्ड्स की उस पर्टिकुलर अरेंजमेंट को क्या कहेंगे? जिसको एज अ एलिमेंट इन अ सेंटेंस, जिसको हम सेंटेंस में एक एलिमेंट की तरह यूज कर रहे हैं, टू शो देयर रिलेशनशिप टू कॉल सोलिलिकी, फार्स, सिंटेक्स या ऑक्सीमोरन। तो इसको कहेंगे सिंटेक्स। सिंटेक्स मतलब एक सिस्टमेटिक वे में चीजों को लगाना। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आयरॉनिक अंडरस्टेटमेंट इन विच एन affirmative is expressed by the negative of its contrary is called। एक आयरॉनिकली एक अंडरस्टेटमेंट होती है या फिर एक स्टेटमेंट होती है जिसमें आयरनी भी है ना, इन विच एन अफर्मेटिव इज एक्सप्रेस्ड बाय द नेगेटिव ऑफ इट्स कंट्रेरी। ठीक है, मतलब उसके कंट्रेरी के साथ में, जैसे हमें एक पॉजिटिव स्टेटमेंट बोलनी है, ठीक है, हमें कहना है यू आर गुड, ठीक है, तो लेकिन हम यू आर गुड ना कह के कहेंगे यू आर नॉट बैड। ठीक, तो उसमें क्या है कि हमने अपोजिट वर्ड भी यूज कर लिया और साथ में उसके साथ में नॉट ऐड किया, है ना, निगेशन में यूज कर रहे हैं, हम किसी पॉजिटिव टर्म को नेगेटिव वे में रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद अपोजिट वर्ड्स। इस पर्टिकुलर चीज को क्या कहेंगे? एपिथेट होती है ये टर्म, रिफ्यूटेशन होती है, लाइटोटीज है या फिर ऑक्सीमोरन है। यस, इसी को हम कहते हैं लाइटोटीज, जिसमें हम ना पॉजिटिव टर्म को नेगेटिव वे में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं विद अपोजिट वर्ड। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, व्हाट डू वी कॉल टू अ टाइम और लोकेल इन विच द एक्शन ऑफ अ स्टोरी टेक्स प्लेस। कोई भी जैसे ड्रामा है या फिर कहीं प्ले है कोई, तो उसका जो एक्शन है किस टाइम पीरियड में हो रहा है, किस पर्टिकुलर स्थान पर हो रहा है, उस चीज को क्या कहते हैं? हाइपरबोल बोलते हैं, प्लॉट बोलते हैं, स्टाइल बोलेंगे या सेटिंग बोलेंगे। तो जो टाइम और लोकेलिटी के बारे में बात की जाती है ना ड्रामा में या प्ले में, उसको कहा जाता है उसकी सेटिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज a novel that presents the life of people of some specific region outside a metropolitan city is called dash novel। एक ऐसा नॉवल है जो प्रेजेंट करता है कहाँ के, जो सिटी, मेट्रोपॉलिटन सिटी से बाहर रहने वाले, एक रीजनल एरिया में रहने वाले लोग हैं, उनकी लाइफ को डिस्कस करता है। ठीक है, ऐसे नॉवल को क्या कहेंगे? आइडियाज, एपिस्टोलरी नॉवल, रीजनल नॉवल या हिस्टोरिकल नॉवल। तो किसी एक क्षेत्र विशेष से संबंध रखने वाले नॉवल को या किसी एक क्षेत्र विशेष पर बने नॉवल को हम कहेंगे रीजनल नॉवल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, रीजनल नॉवल। ठीक है, यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ नॉवल अबाउट द एडवेंचरस ऑफ अ रोग और कॉमन पर्सन इज कॉल्ड डैश नॉवल। एक ऐसा नॉवल जो किसी आम आदमी के संघर्षों को या उसके एडवेंचर्स को दिखाता है, तो उस नॉवल को हम क्या कहते हैं? वो किस प्रकार के नॉवल होते हैं? हिस्टोरिकल नॉवल हैं, पिकारेस्क नॉवल हैं, आइडियाज हैं, या रीजनल नॉवल है? यस, कॉमन पर्सन के एडवेंचर्स को रिप्रेजेंट करता है, तो इस तरीके के नॉवल को हम पिकारेस्क नॉवल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नॉवल दैट रिप्रेजेंट्स फीलिंग, इमोशनल आइडियलिज्म और सेंसिबिलिटी rather than रीजन और थॉट इज कॉल्ड। ऐसे नॉवल हैं जिसमें ज्यादा जो वरीयता दी जा रही है ना, वो फीलिंग्स पर है, इमोशंस पर है, ठीक है, सेंसिबिलिटी पर है, बजाय उसमें कोई तार्किकता नहीं है, ना ही उसमें कोई किसी विचारों को देखा जा रहा है, ना ही कोई साइंटिफिक रीजन रिप्रेजेंट किया जा रहा है, बस फीलिंग्स पर चल रही हैं चीजें। तो इस तरीके के नॉवेल्स को क्या कहेंगे? रीजनल नॉवल है, हिस्टोरिकल नॉवल, सेंटिमेंटल नॉवल, या फिर एपिस्टोलरी नॉवल। तो जैसा कि आप नाम से ही पहचान गए होंगे, है ना भाई, रीजनल नॉवल कौन सा है? एक पर्टिकुलर क्षेत्र विशेष पर बने हुए, जैसे आर के नारायण के बहुत सारे वर्क आपने देखे होंगे, है ना, वेसेक्स पर, ठीक है। और हिस्टोरिकल नॉवल में कोई हिस्टोरिकल एस्पेक्ट लिया जाएगा, और एपिस्टोलरी नॉवल तो लेटर से रिलेटेड होता है, और सेंटिमेंटल, जैसा कि नाम ही इमोशन को समझा रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सेंटिमेंटल नॉवल होते हैं जो फीलिंग पर बेस्ड होते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है अ नॉवल दैट इज सेट इन सूडो मिडिवल सेटिंग। ऐसा नॉवल होता है जो सूडो मिडिवल सेटिंग होती है जिसकी एंड हैज एन एनवायरनमेंट ऑफ मिस्ट्री एंड हॉरर। और उसमें कैसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा रहा है नॉवल में? कोई रहस्यमय चीजों के बारे में बात की जा रही है, हॉरर इंक्लूड कर दिया गया है। तो इस प्रकार के नॉवल को क्या कहा जाता है? गॉथिक नॉवल, हिस्टोरिकल नॉवल, सेंटिमेंटल नॉवल, या पिकारेस्क नॉवल? तो इसमें हम देखो नॉवल के कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑलरेडी समझ चुके हैं, है ना। पिकारेस्क नॉवल को कॉमन पीपल के एडवेंचर्स को रिप्रेजेंट करता है, सेंटिमेंटल फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करेगा, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट पे बने हुए जो नॉवल्स होते हैं। गॉथिक नॉवल रिलेटेड टू घोस्ट, ऐसे समझ लीजिए, गॉथिक यानी घोस्ट, है ना। तो हॉरर होगा, मिस्ट्री होगी, इस तरीके के जो नॉवल होंगे उनको कहते हैं गॉथिक नॉवल। नेक्स्ट है, स्टार्टिंग में ब्लैंक है, एम्फेसाइजेस इंटीरियर कैरेक्टराइजेशन टू एक्सप्लोर द मेंटल और इमोशनल लाइव्स ऑफ कैरेक्टर्स। तो ऐसे कौन से नॉवल हैं जो स्पेशली इंटीरियर कैरेक्टराइजेशन करते हैं, या फिर हम कहें कैरेक्टर के मन की बातों को रिप्रेजेंट करते हैं, टू एक्सप्लोर दी मेंटल एंड इमोशनल लाइव्स ऑफ कैरेक्टर की जो भी कैरेक्टर्स है नॉवल में, उनकी मेंटल और इमोशनल लाइफ को ज्यादा रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भी देखो क्वेश्चन वही है, बस चेंज करके भाषा को घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन उसका आंसर भी सेम ही होगा। क्या है राइट आंसर बताइए? पिकारेस्क नॉवल, सेंटिमेंटल नॉवल, हिस्टोरिकल नॉवल, या फिर साइकोलॉजिकल नॉवल? तो ध्यान रखना, मतलब ये मनोदशा को समझने वाली चीजों पे फोकस ज्यादा कर रहे हैं। तो हालांकि इसमें अगर कई बारी हो सकता है कि ये दोनों ऑप्शन ना दिए हों, जैसे यहाँ पे सेंटिमेंटल भी दिया है और साइकोलॉजिकल भी, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो तो है साइकोलॉजिकल नॉवल। और बाई चांस अगर साइकोलॉजिकल नहीं होता तो फिर आप इसमें भी सेंटिमेंटल ही लगाते, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which type of novel present a social world conveying the values and customs of a complex or highly developed society? हिस्टोरिकल नॉवल, नॉवल ऑफ मैनर्स, गॉथिक नॉवल, या सेंटिमेंटल नॉवल? तो ये कौन से किस प्रकार के नॉवल होते हैं जिनमें प्रेजेंट क्या है भाई, समाज के अनुसार जो चीजें चल रही हैं, है ना, समाज में जो सोशल वैल्यूज चल रही हैं, कस्टम्स चल रहे हैं, ट्रेडिशंस चल रहे हैं, उन चीज को रिप्रेजेंट किया जाता है, उनको फॉलो करने की बात की जाती है, सोसाइटी को सुधारने की बात की जाती है। इस प्रकार के नॉवल कौन से होते हैं? यस, इनको कहा जाता है नॉवल ऑफ मैनर्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, नॉवल ऑफ मैनर्स। नेक्स्ट है, स्टार्टिंग में ब्लैंक है, इज द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द साउंड एसोसिएटेड विद व्हाट इज नेम्ड? यस, वर्ड की फॉर्मेशन, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द साउंड, इसको क्या कहा जाएगा? सटायर, मोटिव, पैथोस, या ओनोमेटोपोइया?
यस, जब भी कोई भी जैसे हम फिगर ऑफ स्पीच पढ़ते हैं या लिटरेरी टर्म्स पढ़ते हैं, उसमें साउंड पर बेस्ड चीज हो, किसी पोम में किसी की साउंड के बारे में कैरेक्टराइज किया जा रहा हो या साउंड देकर ही उसके कैरेक्टराइजेशन को बताया जा रहा हो, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बात साउंड से रिलेट करके की जा रही हो, तो उसको हम ओनोमेटोपोइया बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज बैलेंसिंग ऑफ टू contradicting ideas, words, phrases और clauses is called। दो कंट्राडिक्टिंग आइडियाज को एक साथ बैलेंस करना या फिर दो अपोजिट वर्ड्स को एक साथ रिप्रेजेंट करना, फ्रेजेस, दो अपोजिट फ्रेजेस हैं उनको एक साथ लाना या दो अपोजिट क्लॉजेस को एक साथ करना, तो इसको क्या कहा जाएगा? आर्केटाइप, एंटीथीसिस, स्टाइल या डिडक्शन? यस, इसी चीज को क्या कहते हैं? एंटीथीसिस। दो डिफरेंट आइडियाज को, दो अपोजिट आइडियाज को रिप्रेजेंट करना। नेक्स्ट इज a term that is used in existential criticism to show both the individual or collective anguish and anxiety of period after the Second World War is called। ऑप्शन है एंगिस्ट, मोटिव, एंटीथीसिस या नन ऑफ दीज। सोचिए, आंसर कीजिए। इसको कहा जाता है एंगिस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज व्हाट डू वी कॉल टू अ टेम्परेरी डिपार्चर फ्रॉम द मेन सब्जेक्ट इन राइटिंग और स्पीकिंग? ऑप्शन है एंगिस्ट, प्रोडी, मूड या फिर डिग्रेशन। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? यहां पर जो राइट आंसर होगा वो है डिग्रेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज द यूज ऑफ अ वर्ड और फ्रेज दैट इज लेस ऑफेंसिव, लेस डिस्टेस्टफुल एंड लेस डायरेक्ट इज कॉल्ड। जब हम किसी चीज को बताने के लिए किसी लेस ऑफेंसिव टर्म का यूज करें या लेस डिस्टेस्टफुल का, लेस डायरेक्ट वर्ड का यूज करें, तो उसको क्या कहेंगे? सार्काज्म, यूफिमिज्म, मेटाफर या जुग्मा? यस, इसी चीज को हम कहते हैं यूफिमिज्म, मतलब कम कठोर शब्दों का उपयोग करके किसी बात को बता देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है एन एनवायरमेंट क्रिएटेड बाय द राइटर्स यूज ऑफ डिटेल्स एंड वर्ड चॉइस इज कॉल्ड। रिफ्यूटेशन, पैथोस, मूड, मोरल? यस, क्या होगा राइट आंसर? यहां पर राइट आंसर है मूड। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मूड क्या होता है? द पोएट क्रिएट्स अ फीलिंग और दिस फीलिंग बिकम्स मूड फॉर द रीडर। द स्ट्रक्चर एंड स्टाइल ऑफ द पोम सजेस्ट द एटमोस्फेयर व्हिच इज नोन एज मूड। ठीक है, डिक्शन प्लेज अ ग्रेट पार्ट in creating mood. Next is what do we call to an action of proving a theory or ideas false by giving opposing arguments? What should be the right answer? Option A refutation, mood, motive. Yes, इस उस पर्टिकुलर एक्शन को क्या कहा जाता है जिसमें an action of proving a theory or ideas false by giving opposing argument, मतलब वो एक थियरी प्रूव कर रहा होता है उस पर्टिकुलर उसमें एक्शन में, जबकि वो उसके अपोजिट होती है, मतलब चीजें उसके अपोजिट होती हैं, तो उस चीज को हम क्या कहेंगे? रेफ्यूटेशन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है और अपने सजेशंस और वीडियो कैसी लग रही है वो सारी चीजें आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बतानी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।